एक रिसर्च के हिसाब से इंडिया में 43% ऑफ द ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है एंड उनकी एज 25 साल से भी कम है। Hey guys, my name is Satyam Agarwal and I'm 29 years old. I have no friends, no social life and no career. नहीं, I'm saying that as a compliment. थैंक यू। मतलब इतना ज़्यादा काम, इतनी कम उम्र में इतना कुछ करना, इतना कुछ सीख लेना, डेफिनेटली आपकी जनरेशन का एक एडवांटेज ये भी है कि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिलेगी एज कम्पेयर टू अस। यानी हर दिन 7 घंटे हम इसकी तरफ देखते रहते हैं, कभी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए, कभी यूट्यूब पर ये वीडियोस देखते हुए, कभी नेटफ्लिक्स पर फिल्में देखते हुए, तो कुछ भी करते हुए। जेनजीज में इन्होंने पोल किया था और उनको लगता है अगर मैं रिलेशनशिप में एंटर करता हूँ तो गाय और अ गर्ल, मेरी जिंदगी उसके बाद बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये बात गलत है। भारत में मानसिक रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आपका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ है तो आप कहलाते हो जेन जी। अभी पिछले 100 से 120 साल में टोटल 7 जनरेशन पास हो चुकी है। इंसानों को उनके पैदा होने के अनुसार अलग अलग जनरेशन में बांटा गया है। जिनका जन्म 1946 से पहले हुआ उन्हें वेटरन्स कहा जाता है। वही जिनका जन्म 1946 से 1964 के बीच हुआ उन्हें बेबी ब्लूमर्स कहा जाता है। उसके बाद जिनका जन्म 1964 से 1980 के बीच हुआ उन्हें जेन एक्स कहा जाता है, और इस कैटेगरी में हमारे पेरेंट्स आते हैं। उसके बाद 1980 टू 1996 के बीच जिसका जन्म हुआ उन्हें जेन वाई या मिलेनियल्स कहा जाता है। उसके बाद आते हैं जेन जी जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ है। पर ये जो जेन जी जनरेशन है उन्हें वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेस्ड जनरेशन कहा जाता है, और उसके ये 4 बड़े रीजन है जिसे सुन के आप हैरान हो जाओगे। सबसे पहला है सोशल मीडिया डिपेंडेंसी वर्सेस फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जेन जी को व्हाट्सएप टेक्स्ट में बात करना बहुत ज्यादा आसान लगता है क्योंकि वो इजीली किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। उसका एक मेजर रीजन ये है कि आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाता है और आपका समय भी बच जाता है। लोग इस तरीके से बात करके कंफर्टेबल फील करते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट कम्युनिकेशन में लोग अपने विचार और इमोशंस को लिखकर एक्सप्रेस कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर या जल्द में। चलो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मेरा एक स्कूल फ्रेंड है अंकित, उसकी फैन रिपेयरिंग की शॉप है। 1 साल पहले मैं उसके दुकान पे गया था फैन रिपेयर करने, और वो मुझसे ज्यादा कनेक्टेड व्हाट्सएप पे था एंड मोबाइल में देखकर हंस रहा था। इससे मुझे ये समझ आया कि लोग इतना ज्यादा डिजिटली कनेक्टेड है एज कम्पेयर टू फेस इंटरेक्शन, और इसी डिजिटल कनेक्शन की वजह से हम बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी हमारे लाइफ में मिस कर देते हैं। जब कोई इंसान सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करता है तब वो ऑफलाइन इंटरेक्शन में कम इन्वॉल्व होता है। जब लोग सोशल मीडिया पर बिजी रहते हैं तब वो असली दुनिया में अपने दोस्तों से मिलने, बात करने या किसी इवेंट में शामिल होने के लिए कम समय देते हैं। इसी वजह से फेस टू फेस कम्युनिकेशन पर ध्यान देना कम हो जाता है। लोग ऑनलाइन दुनिया में इतने उलझे होने की वजह से उन्हें ऑफलाइन इंटरेक्शन के लिए कम समय मिलता है। इस तरह से ये सोशल मीडिया डिपेंडेंसी उनकी असली जिंदगी के इम्पोर्टेंस को कम कर देती है और उन्हें अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए जरूरी कन्वर्सेशन से दूर कर देती है। एक और चीज जो डिजिटल कम्युनिकेशन में लैक होती है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो, डिजिटल कम्युनिकेशन में हम सिर्फ रिटन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम नॉन वर्बल क्यूज जैसे बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस को मिस कर देते हैं। इन चीजों को समझना ऑफलाइन कम्युनिकेशन में बहुत जरूरी होता है, लेकिन ऑनलाइन बातचीत में यह समझना मुश्किल हो जाता है। जब हम किसी व्यक्ति से ऑनलाइन बात करते हैं तो हम उनकी पर्सनैलिटी या उनके आवाज के मॉड्यूलेशन को देख या सुन नहीं सकते। इस वजह से हमें उनकी फीलिंग्स या इमोशन को समझने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हमें कीबोर्ड या स्क्रीन के थ्रू अपने इमोशन को व्यक्त करने में भी परेशानी होती है, जो ऑफलाइन मिलने में आसानी से हो जाता है। ऑफलाइन इंटरेक्शन में जो कनेक्ट बैठता है वो कभी भी ऑनलाइन नहीं बैठ सकता, और उसी एक रीजन की वजह से हमारा जो सोशल स्किल डेवलपमेंट है वो भी बहुत कम होता जा रहा है। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करने से जो यंगस्टर है उनके दिमाग पर भी असर पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ वर्चुअली किसी इंसान के साथ कनेक्टेड रहते हैं, वर्चुअली
किसी और दुनिया से कनेक्टेड। और जब हम किसी से वर्चुअली कनेक्टेड होते हैं तब हम उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स इतना अच्छे से कभी नहीं समझ सकते जितना कि हम फेस टू फेस उनके साथ मिलके बात करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जेन ज़ी को असली दुनिया में सोशल स्किल्स बनाने और उन्हें समझने की अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलती एंड उनके माइंडसेट की ग्रोथ भी कम होते जाती है। माइंडसेट के बाद अगर कोई एक चीज आती है तो वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। डिजिटल कम्युनिकेशन की वजह से हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। रियल वर्ल्ड में हमारे पास एक रेंज होती है जो हमें मदद करती है समझने में कि दूसरा व्यक्ति क्या फील कर रहा है एंड जिस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ वो है आईज एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड टोनालिटी। ये सब हमें एक साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन में हम इन चीजों को मिस करते हैं। वीडियो कॉल में भी हम सिर्फ स्क्रीन को देख रहे होते हैं जो रियल लाइफ की तरह नहीं होता। इससे कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। मान लो आप किसी के साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो, आप उन्हें इंस्टाग्राम पे मिले, 2-3 महीने तक आपने बात की एंड आप अपने इमोशन सिर्फ टेक्स्ट से एक्सप्रेस कर रहे हो, बट इसमें एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है जो कि हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर मान लो मैं सैड हूँ किसी एक चीज को लेके एंड मैं आपको फेस टू फेस वो चीजें बता रहा हूँ तो मेरे इमोशंस और फीलिंग मेरे फेस पे रहेंगे, जबकि अगर आप किसी के साथ इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट पे बात कर रहे हो तो वो इमोशन और वो फीलिंग आप सामने वाले को कभी भी इतना गहराई से नहीं बता पाओगे। ऑनलाइन कन्वर्सेशन में हम सिर्फ रिटर्न वर्ड्स और इमोजीज के सहारे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन कभी कभी लिखे शब्द का टोन समझना मुश्किल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सरकाज़म, अगर हम टेक्स्ट के थ्रू सरकाज़म करते हैं तो सामने वाले को थोड़ा ही समझ में आएगा, बट अगर सेम चीज अगर आप फेस टू फेस करते हो तो वो ज्यादा बेटर होता है। अब हम सिर्फ डिजिटल कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं तो हमारे एम्पैथी स्किल्स कमजोर हो जाती है। असली जिंदगी में हम दूसरों के रिएक्शंस और एक्सप्रेशन से उनके इमोशन को समझ लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन ये क्यूज मिसिंग होते हैं जो एम्पैथी को नुकसान पहुंचाता है। इससे हम दूसरों के फीलिंग्स को अच्छे से समझ बिल्कुल नहीं पाते। मेरा एक कॉलेज फ्रेंड है जो कि हमेशा अपने मोबाइल फोन में रहता है एंड जब मैंने उसका एक बार फोन लिया था किसी फ्रेंड को कॉल करने के लिए, तब मैंने एक चीज नोटिस की कि उसके कीबोर्ड में जब भी हम टाइप करते हैं तब जो रीसेंट इमोजीज होते हैं वो सबसे ज्यादा इमोजीज हार्ट वाले यूज करता है। अब देख सकते हो कि लाइक हम किस तरह से अपने कम्युनिकेशन को कीबोर्ड्स के थ्रू अटैच करते हैं। और आजकल लोग बहुत ज्यादा इमोजीज और एब्रीवेशन का इस्तेमाल करते हैं अपने कन्वर्सेशन में, लेकिन ये हमारी रियल पर्सनालिटी और इमोशन को सही से एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि हमें असली बातचीत करने की आदत नहीं होती। हमारे कन्वर्सेशन में ये इमोजीज और एब्रीवेशन असल इमोशन को व्यक्त करने का सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है और इससे हमारा रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा वीक होने लगता है। नेक्स्ट है फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। अभी मैं रिसेंटली गोवा गया था एंड गोवा में मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया एंड हमने बहुत सारी लगभग आप कह सकते हो 1000 से भी ज्यादा फोटोज एंड वीडियोस क्लिक किए, बट हम सातों लोगों ने सोशल मीडिया पर सिर्फ वही फोटोज अपलोड की जो हमें पसंद थी एंड जहां पर हमारी स्माइल अच्छी है। सोशल मीडिया पर यही होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग सिर्फ अपने अच्छे वाले मोमेंट्स को शेयर करते हैं। वो अपनी सक्सेस, खुशी और मस्ती के लम्हे दिखाते हैं, जिससे लगता है कि उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है और उनके पास कोई भी मुश्किल नहीं है। इस तरह के चुनाव के कारण दूसरे लोगों को लगता है कि हर कोई खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिससे उन्हें अपने खुद की पर्सनालिटी को दिखाने में डर लगता है। जब लोग हमेशा अपने दोस्तों के परफेक्टेड पोस्ट देखते हैं तो उनका अपने आप को उनके साथ तुलना करना नेचुरल होता है। इस कंपैरिजन से लोग अपने आप को कामयाब नहीं मानते और इन्हें उनका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। वो अक्सर अपने आप को अनरियलिस्टिक वे में कंपेयर करते हैं, जो उनके असली पर्सनालिटी को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। सोशल मीडिया पे जैसे लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अगर कोई नया ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है तो उस पे वीडियोस बनाते हैं, जो कि अच्छी बात है, बट इससे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और वो है हमारे माइंड पे इफेक्ट। मैं सच बता रहा हूँ, लोग अपने वीकनेसेस शेयर करने के लिए बहुत ज्यादा डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं सोशल मीडिया पे अपनी वीकनेस शेयर करूंगा तो लोग मुझे जज करेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखो, अभी मैंने ये तो बता दिया कि जेन ज़ी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है एंड सोशल मीडिया कैसे उनके माइंड को इफेक्ट कर रहा है, उनके इमोशंस को इफेक्ट कर रहा है, पर इसका सॉल्यूशन भी है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम
बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे कि ये चीजें कंट्रोल में आ जाए। सबसे पहला है एनकरेज ऑफलाइन एक्टिविटीज। ऑफलाइन एक्टिविटीज जैसे कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन, हॉबीज परस्यू करना या फिर कम्युनिटी इवेंट्स अटेंड करना जेन ज़ी के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने का एक अच्छा तरीका है। जब लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करते हैं तब उन्हें अपने एक्सप्रेशन, जेस्चर्स और टोन को समझने का और साथ में दूसरों की फीलिंग्स को समझने का मौका मिलता है। इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और वो अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट है फोस्टर एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग। एम्पैथी का मतलब है दूसरों के दर्द या फिर हैप्पीनेस को अपना समझना और उनके जगह पर खड़े होने की क्षमता रखना। एक्टिव लिसनिंग यानी कि किसी इंसान को ध्यान से सुनना, ये भी एक बहुत बड़ी कम्युनिकेशन स्किल होती है। जब हम लोग अपने सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं और उनके फीलिंग्स और व्यू पॉइंट को समझते हैं तब हम उनके साथ बेहतर तरह से कनेक्ट कर पाते हैं और उन्हें समझ पाते हैं। ये स्किल्स रिलेशनशिप को मजबूत बनाने में हेल्प करती है। उसके बाद आता है बाउंड्रीज विद टेक्नोलॉजी। जेन ज़ी को ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है पर एक लिमिट तक। एक लिमिट के बाद अगर आप उसे क्रॉस करते हो देन ये आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। स्क्रीन टाइम को लिमिट करना और रेगुलर ब्रेक्स लेना जरूरी है ताकि उनका दिमाग रिलैक्स रहे और वो ऑफलाइन दुनिया में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। सोशल मीडिया यूज को भी मॉनिटर करना जरूरी है ताकि वो अपने टाइम को वाइजली मैनेज कर सके और रियल लाइफ कनेक्शन को प्रायोरिटाइज कर सके। देखो, हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी होती है पर कैसा होगा जो आपके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज है अगर आप उससे स्किल सीखो तो। हम जेन ज़ी को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे कि बुक्स, वर्कशॉप्स, ऑनलाइन कोर्सेज जो उनके कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। इन रिसोर्सेज से वो सही तरीके से अपने विचार व्यक्त करने लगेंगे एंड कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पाएंगे और दूसरों के साथ इफेक्टिवली इंटरैक्ट करने से उनको लाइफ में और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ये रिसोर्सेज उनको सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करेगी। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि जेन ज़ी की प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, पर मैं ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करके अपना करियर बनाया है एंड वो आज बहुत ही अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। देखो, सेलिब्रिटीज को फॉलो करना बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है बट सेलिब्रिटीज के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, एसेट्स या फिर उनसे अच्छी चीजें सीखना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। सो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं किसको फॉलो करता हूँ, सो माय फेवरेट इज शाहरुख खान। एंड शाहरुख खान से पर्सनली मैंने उनकी जो स्पीचेस है उनसे मैंने कम्युनिकेशन स्किल सीखी है। अगर आपको भी शाहरुख खान जैसा बात करना है देन मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जहां पर यू कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली लाइक शाहरुख खान। अगर आपको वो वीडियो पूरा देखना है देन यहाँ पर आपको स्क्रीन पे पॉपअप आ रहा होगा, इस पे क्लिक कीजिए एंड मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।